हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पेरिस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ यदि हम लोग क्लास की बात करें तो आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके कंपटीशन वाले एग्जाम को लेकर। ठीक है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, यदि पॉलिटी की बात करें तो इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया था। ठीक है, एक लेक्चर जिसमें आपको डिलीवर किया गया था, जिसमें कुछ बातें हम लोगों ने की थी, यानी कि संघ और राज्य यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट किया था। और जब उसको स्टार्ट किया था तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को पढ़ा था और समझा था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं समझा है, वो एक काम कर लें कि इसके पहले जाकर वो पहला लेक्चर देख के आए, तब उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और यदि आप पहले लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो उस केस में आपको दूसरे लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बहुत परेशानी होने वाली है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि वो अपनी तैयारी करने के लिए एक शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में यदि हम लोग बात करें तो आज की क्लास का टॉपिक जो है, सबसे पहली चीज, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये बात कर रखा था कि मतलब अंग्रेजी शासन ने हमारे देश के बहुत छोटे छोटे रियासतों को मिलाया। तो उन रियासतों को मिलाया तो उन्हें क्या कहा? उनसे कहा गया कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है कि आप जाकर पाकिस्तान में मिल जाइए, आप भारत के साथ मिलकर रहिए, या आप एक स्वतंत्र देश का निर्माण करिए। ये ऑप्शन उनके पास था। ठीक है, उसमें से हमारे देश के महत्वपूर्ण 3 लोगों को ये काम दिया गया। ठीक है, उसमें से हालांकि ये विदेशी व्यक्ति थे, ठीक है, फिर भी हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यह काम सौंपा गया कि आप इन सभी देशी रियासतों को, जो छोटे छोटे देशी रियासत हैं, उनको मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो सरदार पटेल ने यह काम शुरू किया। अब इसमें क्या क्या बातें आई? पहली बात समझिए, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन थे भाई? एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू और कश्मीर। अब बात ये आती है कि ये जो देश है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू या कश्मीर, ये क्यों नहीं मिलने को तैयार थी यार? ऐसी क्या ही समस्या थी? तो पहले हैदराबाद को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। यदि हैदराबाद की आप बात करोगे तो पहले समझो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखो, यदि हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के निजाम, मतलब हैदराबाद पर जो शासन कर रहे थे वह हैदराबाद के निजाम थे, को पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मतलब हैदराबाद के शासक के अनुसार वह चाहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय कर लिया जाए। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो क्यों यूज किया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत हम लोगों ने हैदराबाद को भारत में विलय करने का कार्य किया था। ठीक है, कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। कुछ और बात यदि हम लोग करें तो सबसे पहली चीज, आपको पता है हैदराबाद की जनसंख्या भी लगभग बहुत अधिक मात्रा में इस्लाम को मानती है, और हैदराबाद के जो शासक थे वो भी निजाम जो इस्लामिक परंपरा के आधार पर चलते थे। तो उनका मन था कि जो ऐसी कंट्री जो भारत से ही अलग हुई है, ठीक है, एक ऐसा देश जो भारत से अलग हुआ है और धार्मिक आधार पर अलग हुआ है, क्यों ना उसमें जाकर मिल जाया जाए। ठीक है, हालांकि हैदराबाद के निजाम की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में जाकर विलीन हो गया। नेक्स्ट जूनागढ़ की बात की जाए
तो गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में विलीन करा दिया। कैसे हुआ? सबसे पहली चीज, जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन वहां का जो शासक था वह मुसलमान था, और जिसकी वजह से वह चाहता था कि वह पाकिस्तान में जाकर मिले। ठीक है, पाकिस्तान में मिले, लेकिन वहां की जनसंख्या नहीं, मतलब कि वहां के जो लोग थे वह नहीं चाहते थे कि वह पाकिस्तान में जाकर मिले। इसलिए सरदार पटेल ने वहां पर जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को मिला लिया। जम्मू और कश्मीर यहां तो उल्टा ही है भाई। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पे क्या था, हैदराबाद और जूनागढ़ में कि यहां का शासक ये चाहता था, क्योंकि वो भी इस्लाम को मानता था, तो वह चाहता था इस्लाम के आधार पर बनने वाली देश जिसे पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं उसमें हम जाके विलीन हो। लेकिन यहां तो उल्टा ही था। जम्मू कश्मीर, यहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन शासक हिंदू था जिसका नाम हरि सिंह था। ठीक है, डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे। मतलब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह का कहना था कि ना तो हम पाकिस्तान में विलीन होंगे और ना ही हम भारत में विलीन होंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्वतंत्र देश बनाएंगे। लोगों ने कहा भैया ठीक है बना लो, क्या ही दिक्कत है उसमें, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का, ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी, भारत सरकार ने भी कह दी भाई, क्योंकि आपके पास ये स्वतंत्रता थी कि आप चाहे भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले, या आपका मन करे तो आप स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करें। अब इस अवस्था में तब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दिया। और जब घुसपैठ कर दिया तब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। मतलब जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की, तो घुसपैठ करने के पश्चात हरि सिंह जो वहां के राजा थे उनको लगा उस समय कि अब हम बच नहीं सकते हैं। तब हरि सिंह ने नेहरू के पास, यानी जवाहरलाल नेहरू, उनके पास गए और उनसे कहा भैया भारत में मिला लो हमें। ठीक है, तो देखो यार एक चीज बताओ, अभी तुम चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं हम किसी में नहीं मिलेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो अब अचानक से काहे मिलने की इच्छा आ रही है? चलो समस्या दिखी तो मिलना है, कोई नहीं। पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, क्योंकि मिल रहे हो तो लीगल तरीके से ऐसे ही थोड़ी ना कह देंगे कि हाँ ठीक है हम तुम्हें मिला लेते हैं, तुम आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हारी सहायता कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। पहले एक काम करो कि एक विलय पत्र है, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि तुम भारत में मिलना चाहते हो। यदि तुम भारत में मिलना चाहते हो तो उसके बाद हम लोग सैनिक कार्रवाई करेंगे। तब भारत का अंग बन गया। कौन बन गया भाई? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग बन गया। कब बना भैया? 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद का मिला 17 सितंबर 1948 को। क्लियर इतनी बातें? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखो। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ए, ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। कितने राज्य थे ऐसे? कुछ 9 थे। ठीक है, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। कुल कितने राज्य थे? 9। नेक्स्ट बात करें तो वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, मतलब वहां शासन नहीं कर रहे थे लेकिन कब्जा किए थे। कितने राज्य थे? 10। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश था 1। ठीक है, इस तरीके से उस समय
टोटल 29 राज्य थे भाई। कैसे? केंद्र शासित वाला भी और ऐसे भी 10, 9 19, 1 20 और 9 29। ठीक है, 4 प्रकार के राज्यों में विघटन हुआ था। ठीक है, अब इस केस में एसके धर कमेटी ने सबसे पहली बार 1948 में, ठीक है, इनका गठन किया गया। इनका गठन इसी बात पे हुई थी कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, आप इसके बारे में बताइए। यानी सबसे पहली चीज, क्या राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और यदि बनाया जा सकता है तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये सारी बातें आप बताएंगे। ठीक है, कब बनाई गई भाई? 1948 में। ठीक है, किंतु जब ये गठन किया गया 1948 में, लेकिन एसके धर कमेटी ने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। यानी एसके धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, ये 3 लोगों की समिति थी जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। ठीक है, राज्यों के गठन का विरोध किया कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, इतनी बातें हो गई। अब इतनी बातें हो गई तो 1952 में पहली बार, ये सब बात कब की हो रही है? 1948 से 1949 के बीच की। ठीक है, ये सब इस समय की बात हो रही है। धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो अब इस केस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो कुछ और भी निष्कर्ष आए। क्या? 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी दक्षिण भारत के एक बहुत ही बड़े नेता जिनका नाम है श्री रामुलु, ठीक है, या पूरा नाम कहे तो पेट्टू श्रीरामुलु, ये भूख हड़ताल में बैठ गए कि भैया तेलुगु भाषा के आधार पर एक तेलुगु राज्य होना चाहिए। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी 56 दिन ये भूख हड़ताल में बैठे रहे और तब तक सरकार ने इनकी बात कोई सुनी नहीं, क्योंकि दो कमेटी, एसके धर कमेटी और जेवीपी कमेटी, दोनों ने सीधे सीधे कह रखा है कि भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं होगा। यदि ऐसी बात है तो भाई अब कैसे मान लिया जाए। लेकिन फिर भी 56 दिन बाद जब उनकी मृत्यु होती है तब उस केस में इस चीज को लेकर विरोध बढ़ जाता है कि भैया हमारा एक बड़ा सा नेता 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा और अंततः वो मर भी गया और आपने कुछ किया भी नहीं। तब 1 अक्टूबर 1953 को, कब बैठे थे वो भूख हड़ताल पे? 1952 में। बात कब की हो रही है? 1 अक्टूबर 1953 में। मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश का स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? फजल अली आयोग जो है भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में भी दिया। यानी फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की या कब प्रस्तुत की? 1956 में। इस आयोग को गठन कब किया गया? 53 में। यानी आयोग के गठन और रिपोर्ट के आने के बीच 3 साल का समय लगा। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। क्यों? क्योंकि 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भैया तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो चुका था। ठीक है भाई, तो अब तो देना पड़ेगा ना कानूनी मान्यता। ठीक है, दे दिया गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ।
इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब 1956 में टोटल राज्यों की संख्या 20 थी, जिसमें से 14 भाषाई आधार पर बनाई गई थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? यानी याद रखिएगा, अभी अभी जब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन सेगमेंट लेके आएंगे तब ये सारी बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। कब किया गया भाई? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। कब हुआ? 1956 में। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? आगे देखिए थोड़ा, पेप्सू की बात कर ले। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। किसके सिफारिश पर? शाह आयोग। यह बात याद रखिएगा कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया था किसके आधार पर या किस आयोग की सिफारिश पर? तो शाह आयोग के सिफारिश पर। क्लियर है? पेप्सू 4 भागों में टूट गया, यानी ये जो पूरा राज्य था जिसका नाम पेप्सू था उसे 4 भागों में तोड़ दिया गया। कौन सा? पहला हिमालय हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिंदी हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा चंडीगढ़। ठीक है, जो एक यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कितने? 28 राज्य, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 7 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है भैया, कर दो, क्या दिक्कत है? पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले केंद्र में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है भाई, 29 थे, 29 थे। 29 होने के बाद यदि एक राज्य कम कर दिया गया जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर था, उससे राज्य का दर्जा ही छीन लिया गया, तो 28 राज्य बनेंगे ना। ठीक है, और 28 राज्य बच गए। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन जम्मू और लद्दाख, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जिससे राज्य की दर्जा छीनी गई, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वो भी 2 राज्य, एक का नाम जम्मू रखा गया और दूसरे का नाम लद्दाख रखा गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस तरीके से, इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अर्थात अब इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि जब 9 थे तो उस समय दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव, ठीक है, और दादर नगर हवेली, ये 2 अलग अलग होते थे। लेकिन अब जब इसको एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली, ठीक है, इन्हें एक करके दादर नगर हवेली कर दिया गया, तो ये पूरा का पूरा एक बन गया। जब एक बन गया तो एक घट जाएगा ना भाई। तो इस तरीके से वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। क्लियर है? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे और समझिए। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। बिल्कुल सही है भाई, हम लोगों ने अभी भी देखा। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में यह हुआ था और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। भारत के 26वें राज्य के रूप में
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1, कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है भाई? अभी वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब सिक्किम, पहले आपको यह भी बता दें कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसे, जो भारत का हिस्सा नहीं था, वह भारत की टेरिटरी के बाहर था, उसको भारत में मिलाया गया। यानी एक विदेशी राज्य जो भारत में मिलाया गया। तो आपको पहले बताया कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने पढ़ रखा है, और आर्टिकल 2 हमसे कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है हमसे कि हम भारत के बाहर किसी भी सीमा क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकता है। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति द्वारा। क्लियर है? चलिए, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वे 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसे राज्य का दर्जा मिला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन 36वें संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुए थे। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, इन तीनों के शासक भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ कार्रवाई करने के पश्चात इनको मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह हम लोगों ने पहले भी देखा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई, मतलब वहां पर सेना को पुलिस की वर्दी में उतारा गया और उस प्रकार से हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर ले। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कवायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। मतलब जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो शासक थे वह नहीं चाहते थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि मैं भारत में विलीन हूं, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में विलीन हूं। ठीक है, न तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही वो भारत में मिलना चाहते थे। वह एक स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। तो उस केस में हुआ क्या कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ कर दी। जब घुसपैठ कर दी तो जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह लगा कि अब मेरा बचना संभव नहीं है। जब उन्हें यह लगा कि उनका बचना संभव नहीं है तो उन्होंने तुरंत उस समय भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत चल रही थी उनके पास जाते हैं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उस समय थे, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सरकार अब हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, देन तो उस समय फिर इसको मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को मिला लिया जाता है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत में किस सन में विलीन किया गया, किस सन में मिलाया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतरराज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। कितने दिन के भूख हड़ताल के पास? 56 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी। हालांकि उसको बनाया भी गया, लेकिन पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के दौरान। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की, जैसा कि है ही हमने बताया। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं
जिनका अपना उच्च न्यायालय है। मतलब दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है, यानी ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों, सभी विषयों पर नहीं, अधिकांश विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरीके से संसदीय नियंत्रण में है। मतलब दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लिए कानून का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। मतलब वह निर्माण कर सकती हैं, लेकिन इस पर संसद का नियंत्रण होगा, यानी संसदीय नियंत्रण होगा। नीफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नीफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये रहा यहां तक की बातें। कुछ और बातें समझ लीजिए। आज संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। जैसे यदि किसी राज्य में, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, यह कहा जाता है कि देश का राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में यदि आप ऐसे राज्यों की बात करो तो नॉर्मल राज्यों के अंदर राज्यपाल की एक शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल, मतलब यदि किसी यूनियन टेरिटरी का कोई राज्यपाल है तो वह, उसके पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उसके पास कोई प्रमुख शक्ति नहीं होती है, परंतु अपितु राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होता है और वह राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। यानी राष्ट्रपति जैसा कहेगा वैसा वो करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो दिल्ली, पुदुचेरी व संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। मतलब हालांकि संघ राज्य क्षेत्र में भी किसे, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इनको अपना कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कानून बनाते वक्त भी संसद इन पर निगरानी रखेगी कि ये कानून किस प्रकार का बना रहे हैं। यदि ये अपना कानून नहीं बनाते हैं तो संसद विधि द्वारा, ठीक है, संसद कानून प्रक्रिया द्वारा राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। क्लियर? इतनी बातें, बात समझ में आ रही है? यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, और यहां तक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग लेके आएंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल, बाय मिस्टेक, केवल और केवल क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, यानी ये पहला चैप्टर, यानी पहला लेक्चर, इसके पहले भी एक लेक्चर हमने ले रखा है, वो लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर इन दोनों लेक्चर के से संबंधित 30 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है। ये पूरा एक ही चैप्टर है जिसका नाम है संघ तथा राज्य, यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी। ठीक है, उस पूरे चैप्टर से 30 क्वेश्चन का एक सेगमेंट हम लोग लेके आने वाले हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।